के हाथ ख्वाहिश की बॉडी के हर एक हिस्से को टच हो रहे थे और ख्वाहिश सिसकियाँ ले रही थी। कुछ देर बाद अंजाम भी आउट ऑफ कंट्रोल होकर वापस उसके ऊपर झुका और अगले ही पल उसने ख्वाहिश को एक दर्द दिया जो ख्वाहिश के चेहरे पर साफ नजर आया। उसका चेहरा कांपने लगा था और आंखों में आंसू आ गए थे, लेकिन फिर भी वो अंजाम को रोक नहीं रही थी। रात के करीबन 2 बजे तक अंजाम यूं ही ख्वाहिश को अपने एहसास देता रहा और फिर थक कर वो पिलो पर अपना सर रखते हुए ख्वाहिश के बगल में लेट गया। उसने ख्वाहिश की तरफ देखा तो उसकी आंखें लगभग बंद थी। अंजाम ने उसे देखते हुए पूछा, तुम्हें पेन हो रहा है क्या चिली फ्लेक? उसके सवाल का ख्वाहिश ने कोई जवाब नहीं दिया तो अंजाम ने उसे अपनी बाहों में समेट लिया और उसके चेहरे को देखने लगा। ख्वाहिश का बेहद लाल चेहरा उसके चेहरे के बिल्कुल करीब था और उसे देखते हुए अंजाम के चेहरे पर एक सुकून नजर आ रहा था। आज पहली बार उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके जिस्म को एक सुकून सा मिला हो। ख्वाहिश को देखते हुए उसकी आंखें भी बंद होने लगी थी। उसने ख्वाहिश के होठों को देखते हुए कहा, कोई बात तो है तुम में चिली फ्लेक, जो हो तुम इतनी ज्यादा अट्रैक्टिव। आई डोंट नो तुम में ऐसा क्या अलग है जो तुम्हारे करीब आकर मुझे एक अजीब सी ही बेचैनी महसूस होती है, लेकिन आज ऐसा लगा जैसे वो बेचैनी दूर हो रही है, पर अब एक बार फिर से वो बेचैनी बढ़ चुकी है। आई जस्ट वॉन्ट यू। ये बोलते हुए वो उसकी गर्दन को चूम रहा था। उसने ख्वाहिश के होठों को हल्का सा चूमा और फिर अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ ही देर में उसे भी गहरी नींद आ चुकी थी। इस सुबह ख्वाहिश की आंखों में आंसू अंजाम साफ करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया ही था कि ख्वाहिश ने उसका हाथ दूर झटक दिया। अंजाम का चेहरा गुस्से से लाल होने लगा, लेकिन फिर भी अपने गुस्से को कंट्रोल कर उसने एक बार फिर से अपना हाथ ख्वाहिश की तरफ बढ़ाया और बोला, तुम रो क्यों रही हो? लेकिन इस बार भी उसका हाथ ख्वाहिश के चेहरे को छूता उससे पहले ही ख्वाहिश ने अपना चेहरा घुमा लिया और बेड से उठने की कोशिश की, लेकिन एक बार फिर से दर्द से उसकी आह निकल गई। अंजाम उसे अपनी गहरी नजरों से देखते हुए बोला, चुप रहो, अभी कुछ ही देर में सब ठीक हो जाएगा, रोने की जरूरत नहीं है, दिस इज वेरी नॉर्मल। उसके मुंह से ये सब सुनकर अब ख्वाहिश को और भी बुरा लग रहा था। यहाँ उसकी दर्द से जान निकल जा रही थी और अंजाम के लिए ये सब बिल्कुल नॉर्मल था। ये सब करने के बाद अब ख्वाहिश को खुद से ही नफरत हो रही थी, लेकिन अंजाम के लिए तो ये सब नॉर्मल था। ख्वाहिश ने कल की रात एक ऐसे इंसान के साथ बिताई थी जिससे वो ना प्यार करती थी और ना ही उससे शादी हुई थी, लेकिन अंजाम के लिए रिलेशन बिल्कुल नॉर्मल था। अंजाम ने उसे अंदर लाकर बाथटब में लिटाया और फिर गर्म पानी ऑन किया। वो गुनगुना पानी जब ख्वाहिश की बॉडी के अंदर समा रहा था तो ख्वाहिश को अपना दर्द कम होता हुआ महसूस हुआ, लेकिन जो तकलीफ उसे अपने दिल में हो रही थी वो लगातार बढ़ती जा रही थी। उसे अंजाम की तरफ देखने में भी बेचैनी हो रही थी, लेकिन अगले ही पल अंजाम के कपड़े नीचे जमीन पर गिरे और वो खुद बाथटब के अंदर आ गया। उसे देखते हुए ख्वाहिश अंदर ही अंदर समझने लगी। वो अंजाम की तरफ देखे बिना ही बोली, प्लीज प्लीज मुझे अकेला छोड़ दीजिए, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, प्लीज आप चले जाइए यहाँ से। ये रिएक्शन देखकर अंजाम थोड़ा हैरान था और थोड़ा गुस्सा भी। उसने ख्वाहिश की कमर पर अपना हाथ रखा और बोला, रिलैक्स, मैं कह रहा हूँ ना तुमसे, जो भी दर्द हो रहा है अभी थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। ये बोलते हुए उसने ख्वाहिश को अपने करीब खींच लिया तो ख्वाहिश और भी ज्यादा खुद में सिमटने लगी। उसने अंजाम के सीने पर अपना हाथ रख कर कहा, आप समझ क्यों नहीं रहे मेरी बात? मुझे नहीं रहना आपके साथ, मुझे मुझे बहुत गंदा फील हो रहा है, मुझे जाना है यहाँ से, मुझे प्लीज जाने दीजिए यहाँ से, मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, बस आप मुझसे दूर चले जाइए। ये बोलते हुए उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। वहीं उसका ये रिएक्शन अब अंजाम को खराब नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ गुस्सा दिला रहा था। वो अपनी सरदावर में बोला, ये वियर्ड रिएक्शन देना बंद करो। तो ऐसे रही हुई जैसे जो कल रात को हुआ वो मैंने तुम्हारे साथ जबरदस्ती किया। मैंने पहले ही तुमसे कहा था कि आई जस्ट वॉन्ट यू। मुझे ये फालतू का ड्रामा नहीं चाहिए। तुम्हें अच्छी तरह से पता
कि हम दोनों के बीच क्या होने वाला है, लेकिन तुमने सब कुछ जानते हुए रिएक्ट किया था। तो अब ये इस तरह से रिएक्ट करना बंद करो, जैसे ना जाने कितनी ही जबरदस्ती की हो मैंने तुम्हारे साथ। तो उसकी बात सुनकर बोली, हाँ आपके लिए तो वैसे भी ये बातें मैटर ही नहीं करती। आपको तो जो चाहिए था आपने हासिल कर लिया। आपको मेरे साथ जो करना था आपने कर लिया, तो कम से कम अब मुझे तो अकेला छोड़ दीजिए। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। ये बोलते हुए उसने चीखना अब और भी ज़्यादा तेज कर दिया। तो अब अंजाम ने खुद को कंट्रोल किया। उसने ख्वाहिश को पूरी तरह से अपनी गोद में उठाया तो ख्वाहिश का रोना बंद हो गया, लेकिन वो अभी भी सिसक रही थी। न जाने क्यों अंजाम की इस तरह से उसे छूने पर उसे अब एक अलग ही एहसास होने लगा था। अंजाम ने उसे पूरी तरह से अपनी गोद में कस लिया और बोला, गहरी सांस लो। ख्वाहिश ने उसकी बात सुनकर गहरी सांस ली। अंजाम का हाथ उसकी पीठ पर आया तो ख्वाहिश उसके सीने से लग गई। वो हल्का हल्का कांपने लगी थी और उसकी सांसें अब खुद ब खुद गहरी होने लगी। यूं देखकर अब अंजाम को भी कुछ कुछ होने लगा था, लेकिन वो खुद को पूरी तरह से कंट्रोल कर रहा था। वो काफी देर तक ख्वाहिश को यूं ही अपनी गोद में लिए उस बाथटब में रहा। काफी देर गर्म पानी में रहने की वजह से ख्वाहिश को अब काफी अच्छा फील हो रहा था। अंजाम ने एक बार फिर से उसे अपनी गोद में उठाया और बाथरोब पहनाकर खुद भी अपनी कमर पर टॉवेल लपेटा और उसे बाहर रूम में ले आया। ख्वाहिश ने अंजाम की गर्दन पर अपनी बाहें लपेटे हुए थी। ख्वाहिश की वो सुराहीदार गर्दन अंजाम के चेहरे के बिल्कुल करीब थी और अंजाम की नज़रें उस पर और भी ज़्यादा गहरी होने लगी थी। उसने उसे बेड पर लेटाया तो ख्वाहिश के हाथ अंजाम के सीने से सरकने लगे, जिनकी वजह से अब अंजाम को और भी ज़्यादा बेचैनी महसूस होने लगी। उसने ख्वाहिश के चेहरे की तरफ देखा। पानी की वजह से उसका चेहरा और भी ज़्यादा लाल हो गया था। ख्वाहिश की लाल आंखों में देखते हुए अंजाम बोला, थोड़ा रिलैक्स फील हुआ। अब उसे देखते हुए थोड़ी शांत आवाज़ में बोला, देखो प्लीज़, अब रोना मत शुरू करना। आई जस्ट हेड दिस थिंग। ख्वाहिश रोते हुए बोली, लेकिन मुझे दर्द हो रहा है और अब भूख भी लग रही है। उसकी मासूमियत भरी आवाज़ सुनकर अंजाम के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट ठहर गई। पहली बार ख्वाहिश ने उसे जिक्र किया था कि हाँ उसे भी भूख लग रही है। उसने अच्छे से ख्वाहिश को अपनी बाहों में समेटा और बोला, ब्रेकफास्ट मंगवा दूँ? ख्वाहिश ने कुछ नहीं कहा, बस अपना चेहरा यूं ही झुकाए रखा। श्याम ने साइड टेबल पर रखा हुआ फ़ोन उठाया और किचन में कॉल किया। उसे ब्रेकफास्ट का ऑर्डर देते देख ख्वाहिश उससे अलग होने लगी ताकि वॉशरूम में जा सके, लेकिन फ़ोन रखकर अंजाम ने एक बार फिर से उसे अपनी गोद में उठाया और वॉशरूम में लेकर चला गया। इस बार ख्वाहिश रो नहीं रही थी, पर उसके चेहरे को देखकर पता चल रहा था कि उसे दर्द हो रहा है। कुछ देर बाद अंजाम और ख्वाहिश दोनों बाथरूम से बाहर आए और अंजाम ने ख्वाहिश को एक टी शर्ट और लोअर दिया, लेकिन जैसे ही उन कपड़ों को लेकर ख्वाहिश बेड से उठने लगी, उसे एक बार जैसे दर्द महसूस हुआ तो अंजाम ने खुद से ही उसे वो कपड़े पहना दिए। तभी दरवाजा नॉक हुआ। दूसरी तरफ तेरा हाथ में में वर्तिका अभी अभी वॉशरूम से शावर लेकर बाहर आई थी। तभी सामने टेबल पर रखा हुआ उसका फ़ोन बजा। उसने फ़ोन की तरफ देखा तो उसके चेहरे पर हल्की सी एविल स्माइल आ गई, क्योंकि फ़ोन एक ऐसे आदमी का था जो उसे अंजाम की हर छोटी बड़ी खबर देता था। उसने तुरंत कॉल रिसीव किया। सामने से जो कहा गया उसे सुनकर वर्तिका की आंखें बड़ी हो गई। कुछ देर बाद उसने फ़ोन डिस्कनेक्ट किया और एविल स्माइल के साथ बोली, ओ डियर हबी, अब तक तो तुम्हारे सिर्फ वन नाइट स्टैंड होते थे, लेकिन अब तो तुमने परमानेंट किसी को अपने फार्म हाउस पे रखना शुरू कर दिया। भला मेरे होते हुए ऐसे पॉसिबल हो सकता है? ख्वाहिश को अपनी गोद में उठाकर अंजाम सोफे पर ले आया था। हालांकि उसकी गोद में ख्वाहिश को बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था, लेकिन उसे दर्द इतना हो रहा था कि वो अंजाम को चाह कर भी नहीं रोक पा रही। अंजाम ने उसे अच्छे से सोफे पर बिठाया और फिर सर्वेंट ने जब खाना टेबल पर सर्व किया तो खाना खाने लगा, लेकिन वो ख्वाहिश को अपने हाथों से नहीं खिला रहा था। ख्वाहिश थोड़ा बहुत खा रही थी क्योंकि उसे बहुत अजीब लग रहा था। जब अंजाम ने उसे ऐसे खाते हुए देखा तो उसकी तरफ देखते हुए बोला, क्या हुआ?
अब हाथों में भी दर्द हो रहा है क्या? ख्वाहिश ने अपना सिर नाम हिलाया और बोली, नहीं, मुझे खाना अच्छा नहीं लग रहा। अंजाम उसे देखते हुए बोला, कुछ और खाने का मन है? ख्वाहिश ने अपना सर नाम हिलाया और बोली, पता नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा। अंजाम हल्का सा हंसा और बोला, तुम्हें कुछ समझ में भी आता है? बताओ क्या खाना है तुम्हें? मैं वही ऑर्डर कर दूंगा। अगर ये खाने का मन नहीं कर रहा तो छोड़ दो। ख्वाहिश उसे देखते हुए बोली, मैं ये खाना भी खा लूंगी और आप जो कहेंगे वो बातें भी मान लूंगी, लेकिन प्लीज अब तो आप मुझे अंकित से मिलने दीजिए ना। वो तो आप जो चाहते हैं वो सब हो गया ना। बस एक बार मुझे अंकित से मिलने दीजिए, उसके बाद मैं कभी आपसे और कुछ नहीं कहूँगी। के मुंह से अंकित का नाम सुनकर ही अंजाम को गुस्सा आ रहा था, लेकिन ख्वाहिश की बात सुनकर उसके दिमाग में कुछ चल भी रहा था। वो थोड़ी शायद लहजे में बोला, ठीक है, लेकिन ये आखिरी बार होगा। इसके बाद कभी अंकित का नाम भी तुम्हारी जुबान पर नहीं आना चाहिए। ख्वाहिश ने तुरंत अपना सर हाँ में हिलाया। अंजाम ने टेबल पर रखा हुआ फोन उठाया और किचन में फोन करके बोला, जल्दी से आलू पराठे बना दीजिए। उसके मुंह से आलू पराठे का जिक्र सुनकर ही ख्वाहिश की आंखें बड़ी हो गई। अंजाम ने जब फोन डिस्कनेक्ट कर वापस टेबल पर रखा तो ख्वाहिश हैरानी से उसे देखते हुए बोली, आपको कैसे पता मुझे आलू के पराठे पसंद हैं? अंजाम ने कुछ नहीं कहा, बस एक गहरी नज़र उसे दिखा और अपना ब्रेकफास्ट करने लगा। ख्वाहिश ने मुंह बनाया और मन ही मन बोली, अगर बता देते कि इन्हें कैसे पता मुझे आलू के पराठे पसंद हैं, तो क्या इनका ब्रेकफास्ट कम हो जाता या फिर मैं इनका ब्रेकफास्ट छीन लेती। अभी उसकी बात पूरी ही हुई थी कि अंजाम बोला, तुम मेरा ब्रेकफास्ट छीन कर भी क्या करोगी जब तुम्हें ये खाना पसंद ही नहीं। ख्वाहिश की आंखें बड़ी हो गई। वो हैरान थी इस बात पर कि जो बात उसने कही ही नहीं वो अंजाम को कैसे सुनाई दी। उसने तुरंत अंजाम से अपनी नज़र हटा ली। अंजाम उसे देखते हुए बोला, ब्रेकफास्ट करने के बाद रेस्ट कर लेना, शाम को जब आऊँगा तो तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगा, तुम रेडी रहना। उसकी बात सुनकर ख्वाहिश के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। अंकित से मिलने का सोचकर ही उसे बहुत अच्छा लग रहा था। अंजाम अपनी जगह से उठा और अपने हाथ नैपकिन से साफ करते हुए नैपकिन वहीं नीचे जमीन पर फेंक कर वहां से चला गया। ख्वाहिश उस गिरे हुए नैपकिन की तरफ देखते हुए, वैसे तो इतना एटीट्यूड वाले बनते हैं, इतने स्टैंडर्ड वाले बनते हैं, लेकिन जरा सी अकल नहीं है। ऐसे नैपकिन को कोई नीचे जमीन पर फेंकता है क्या? ये बोलते हुए उसने उस नैपकिन को उठाया और डस्टबिन में डाल दिया। वहीं दूसरी तरफ अंजाम गाड़ी में आकर बैठा और सिगरेट जलाते हुए गाड़ी स्टार्ट की। तभी उसका फोन बजा। उसने कॉल रिसीव किया तो बंस का कॉल था। बंस ने उसे फोन पर बताया कि वर्तिका को पता चल चुका है कि फार्म हाउस पर कोई लड़की और हो सकता है कि वो इस बात का कोई सीन क्रिएट करने की कोशिश करे। अंजाम हंसा और बोला, अंजाम त्रेहान किसी से डरता नहीं है और वर्तिका से तो बिल्कुल भी नहीं। ये बोलकर उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। ने अपने फ़ोन से किसी को फ़ोन किया और कुछ देर बाद उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर वापस फ़ोन सीट पर फेंका और बोला, अगर इस बार तुमने कुछ करने की कोशिश की ना वर्तिका, आई प्रॉमिस तुम्हें तुम्हारी हर बात का ऐसा जवाब मिलेगा कि आइंदा तुम कभी भी अंजाम त्रेहान के पास आने की हिम्मत भी नहीं करोगी। ये बोलते हुए उसका चेहरा गुस्से से काँप रहा था। अंजाम के जाने के बाद ख्वाहिश अपने रूम से बाहर आई और किचन में आ गई, जहाँ पर आलू के पराठे बन रहे थे। उन पराठे की खुशबू से ही उसका चेहरा खिल गया था। वो जाकर काउंटर के पास खड़ी होकर सर्वेंट को देखने लगी, उसके लिए गर्मा गर्म पराठे बना रही थी। उसे देखते हुए बोली, क्या मैं अपने लिए पराठे खुद बना लूँ? उस सर्वेंट उसे देखते हुए बोली, नहीं मैम, प्लीज़ ऐसा मत कीजिएगा। अगर सर को पता लगा कि आपने कुछ काम किया है तो वो मुझे बहुत डांटेंगे। ख्वाहिश उस सर्वेंट को समझाती हुई बोली, ऐसा कुछ नहीं होगा, आप फिक्र मत कीजिए, मैं उन ग्रीनाइट को अपने आप समझा लूँगी, बट प्लीज़ मुझे अपने लिए खाना बना लेने दीजिए। उस सर्वेंट के पास अब कोई जवाब नहीं था। वो साइड हट गई तो ख्वाहिश अपने लिए आलू के पराठे बनाने लगी। वहीं दूसरी तरफ अंजाम गाड़ी से बाहर निकला और अपने ऑफिस जाने लगा। तभी अपने फ़ोन पर कुछ करने के लिए उसने अपना फ़ोन पॉकेट से निकाला तो उसका हाथ उसके फ़ोन में कैमरा के ऑप्शन पर चला गया, जहां पर फार्म हाउस की फुटेज चलने लगी।
में ख्वाहिश को ना देखकर उसने बाकी के कैमरा चेक किए तो किचन में ख्वाहिश को काम करते देख उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट ठहर गई। उसने वापस अपना फोन अपनी पॉकेट में डाला और अपने केबिन में आ गया। कुछ ही देर में वो मीटिंग में बिजी हो गया था। दूसरी तरफ ख्वाहिश डाइनिंग टेबल पर बैठी दही और मक्खन के साथ आलू के पराठे का स्वाद ले रही थी। इस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे वो पूरी दुनिया भूल चुकी हो। पूरा दिन बीत गया और शाम होने लगी थी। ख्वाहिश जल्दी से अपने कपड़े बदलकर हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार हुई। तभी फार्म हाउस की पार्किंग एरिया में एक गाड़ी आकर रुकी और उस गाड़ी में से वर्तिका बाहर निकली। गाड़ी से बाहर निकलने के बाद वर्तिका फार्म हाउस की तरफ देखते हुए बोली। गाड़ी से बाहर निकलने के बाद वर्तिका फार्म हाउस की तरफ देखते हुए बोली, अब मजा आएगा। बहुत बार तुमने मुझे इंसल्ट किया है ना, अब देखते जाओ मैं तुम्हारी उन सभी हरकतों का बदला कैसे ले रही हूँ। आई विल डिस्ट्री यू। तुम्हारे वन नाइट स्टैंड से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर कोई लड़की तुम्हारे दिल में अपनी जगह बनाएगी तो मैं ऐसा कैसे होने दे सकती हूँ। और इतना तो मैं जानती हूँ कि अगर कोई लड़की इस फार्म हाउस में है तो वो सिर्फ इस फार्म हाउस में नहीं बल्कि तुम्हारे दिल और दिमाग में भी है। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई। वो फार्म हाउस के अंदर आई तो सर्वेंट उसे देखते हुए हैरान थे। दूसरी तरफ ख्वाहिश मिरर के सामने खड़ी खुद को देख रही थी। इस वक्त उसने एक ब्लैक कलर की ड्रेस पहनी हुई थी जो एंकल लेट ड्रेस थी। हालांकि ख्वाहिश को ऐसे कपड़े पहनना पसंद नहीं था, लेकिन अब उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था तो वो इन ड्रेस में ही खुद को कंफर्टेबल फील करवाने की कोशिश करने लगी थी। वर्तिका अपने सामने खड़ी सर्वेंट की तरफ देखते हुए बोली, तुम्हारे सर कहाँ है। वो सर्वेंट अटक अटक कर बोली, सर सर तो ऑफिस गए हैं। वर्तिका हंसी और बोली, अच्छा, मतलब इस फार्म हाउस में अब और कोई नहीं है। वो सर्वेंट उसके इस सवाल का जवाब दे ही नहीं पाई। वर्तिका अंजाम के कमरे की तरफ देखते हुए बोली, वैसे तो मुझे अंजाम से मिलना था, लेकिन अब अंजाम नहीं है तो फिर सोच रही हूँ अब थोड़ी देर आराम कर लूँ। वैसे भी अपने पति के कमरे में गए मुझे काफ़ी वक्त हो गया है। ये बोलते हुए वो अंजाम के कमरे की तरफ बढ़ गई। वर्तिका हॉल से अंजाम के कमरे की तरफ जा रही थी। उसने अंजाम के कमरे का दरवाज़ा खोला और अंदर आई। अंदर आते ही उसकी नज़र पूरे कमरे में घूम रही थी, लेकिन उसकी नज़रों को शायद वो दिखाई नहीं दे रहा था जो वो देखने आए थे। कुछ पल इधर-उधर देखते रहने के बाद वो ड्रेसिंग रूम की तरफ आई, लेकिन कर्टन हटाकर देखा तो वहाँ पर भी कोई नहीं था। अब वो वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। उसने वॉशरूम का दरवाज़ा खोला ही था कि उसके हाथ में पकड़ा हुआ उसका फ़ोन बजने लगा। फोन पर फ्लैश हो रहा नंबर देखकर उसकी आंखें बड़ी हो गईं। उसने अपने आसपास देखा और जल्दी से फोन रिसीव किया। फोन रिसीव करते ही सामने से कुछ कहा गया, जिसे सुनकर वर्तिका के चेहरे का रंग उड़ गया था। वो परेशान होते हुए बोली, लेकिन यह कैसे हो सकता है। किसी की हिम्मत भी कैसे हुई वर्तिका त्रिहान के भाई को हाथ लगाने की। सामने से आवाज आई, वो मुझे नहीं पता, लेकिन उसे पुलिस पकड़ कर ले गई है। प्लीज तुम जल्दी से आ जाओ। वर्तिका के चेहरे पर पसीना झलक रहा था और उसके चेहरे पर परेशानी भी साफ दिखाई दे रही थी। तुरंत बाथरूम के दरवाजे से हटकर वो रूम से बाहर निकली और देखते ही देखते फार्म हाउस से बाहर आकर गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गई। गाड़ी में बैठते ही उसने अपना फ़ोन लिया और लॉयर को फ़ोन करने लगी। सामने से जैसे ही लॉयर ने फ़ोन उठाया, वो परेशान होते ही बोली, मुझे आपकी हेल्प चाहिए। मेरे भाई को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, मुझे बेल करवानी है। सामने से लॉयर की आवाज़ आई, मिस वर्तिका, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन अगर मुझे आपके लिए काम करना है तो पहले मुझे मिस्टर अंजाम त्रिहान से बात करनी होगी। मैं उनका फैमिली लॉयर हूँ, तो आपकी फैमिली का केस लड़ने के लिए मुझे पहले उनकी परमिशन लेनी होगी। वर्तिका गुस्से से चिल्लाई, तुम जानते भी हो तुम किससे बात कर रहे हो। वर्तिका त्रिहान हूँ मैं, अंजाम त्रिहान की बीवी, और अंजाम त्रिहान की बीवी को मना करने का अंजाम क्या हो सकता है, ये तुम जानते हो क्या। सामने से लॉयर की आवाज आई, जी मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ कि मैं आपसे वर्तिका चौहान मतलब मिसेज अंजाम त्रिहान से बात कर रहा हूँ, लेकिन प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मैं तब तक आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता जब तक मुझे अंजाम जी से परमिशन ना मिल जाए, इसलिए प्लीज़ आप पहले मुझे उनसे बात करने दीजिए।
अंजाम से बात करने का सुनकर वर्तिका तुरंत बोली, नहीं नहीं, आपको उससे बात करने की जरूरत नहीं। देखिए, मैं आपको जितना पैसा अंजाम एक केस लड़ने का देता है, उससे दुगने पैसे दूंगी। लेकिन प्लीज आप अंजाम को कोई बात मत बताइए। मैं आपको ट्रस्ट करती हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ आपसे बेस्ट लॉयर मुझे इस पूरी सिटी में नहीं मिलेगा। इसलिए आपको मेरी हेल्प करनी ही होगी। पैसों का लालच सुनकर वो लॉयर अब चुप हो चुका था। रेहान फार्म हाउस के वॉशरूम में से ख्वाहिश बाहर आई। इस वक्त वो एक टॉवेल में लिपटी हुई थी। अभी कुछ देर पहले सर्वेंट ने उसके लिए जूस बनाया था, तो वो जूस पी रही थी। लेकिन अचानक से वो जूस का गिलास उसके हाथों से गिर गया और सारा जूस उसके कपड़ों पर बिखर गया। कपड़े तो उसने चेंज कर दिए थे, लेकिन जूस की वजह से उसे बहुत ज़्यादा चिपचिपी महसूस हो रही थी। इसलिए उसने जल्दी से सावन लिया, क्योंकि उसे पता नहीं था कि कब अंजाम फार्म हाउस में वापस आ जाए और उसे हॉस्पिटल से मिलवाने के लिए लेकर चले। इसलिए वो बस रेडी होकर रहना चाहती थी। वो बाहर निकलकर आईने के सामने थी, लेकिन उसने आईने को नहीं देखा था। लेकिन अब जैसे ही उसने आईने में खुद को देखा, तो उसकी नज़र अपनी गर्दन पर गई। उसकी गर्दन पर गहरी लाल और नीले निशान थे। उन निशानों को देखकर उसका गला सूखने लगा। अंकित के बारे में सोचते हुए बोली, अगर अंकित इन सब निशानों को देखेगा तो उससे पता चल जाएगा कि ये सब निशान कैसे हुए। मुझे ऐसे कपड़े पहनने पड़ेंगे जिससे ये निशान किसी को दिखाई ना दे। ये बोलकर उसने उंगलियों से अपनी गर्दन को हल्का सा हाथ लगाया, तो उसके होठों से सिसकी निकली। रात के बारे में याद करते हुए उसके चेहरे पर एक बेचैनी सी छा गई थी। उसने क्लोजेट से अपने कपड़े निकाले और चेंज किया, और इस बार उसने हाई नेक ड्रेस पहनी थी। तभी उसे बाहर किसी के भारी भारी कदमों की आवाज़ सुनाई दी। उन कदमों की आवाज़ सुनकर ही उसे पता चल चुका था कि ये कदमों की आवाज़ किसी और की नहीं, बल्कि अंजाम के कदमों की आवाज़ है। बाहर जाती उससे पहले ही दरवाजे पर अंजाम खड़ा हुआ। अंदर आते ही अंजाम की नजरें इधर उधर घूमी, तो मिरर के सामने खड़ी ख्वाहिश को देखते हुए उसकी नज़र ख्वाहिश पर ही टिक गई। इस वक्त ख्वाहिश ने एक ब्राउन कलर की ड्रेस पहनी हुई थी, नीचे ब्लैक कलर की जीन्स, और खुले बालों में वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव और खूबसूरत लग रही थी। उसे देखते हुए अंजाम को कल रात और आज सुबह जो कुछ हुआ वो सब याद आने लगा। वो धीमे धीमे कदमों से ख्वाहिश के पास आया। उसे अपने पास आते देख ख्वाहिश का गला सूखने लगा था। ख्वाहिश अंजाम की नज़र जिस तरह से उसके ऊपर थी, वो नज़रें उसे तब महसूस होती थी जब अंजाम उसके करीब आता था। अंजाम उसके बिल्कुल करीब आकर खड़ा हुआ और बोला, यू लुकिंग हॉट चिली फ्लेक। उसके मुंह से ऐसी तारीफ सुनकर ख्वाहिश के रोंगटे खड़े होने लगे। इससे पहले कि अंजाम कुछ और बोले, वो तुरंत बोली, चले। राम ने हैरानी से उसे देखा, जैसे उसे समझ ना आ रहा हो कि ख्वाहिश कहाँ चलने की बात कह रही है। वो सवालिया एक्सप्रेशन के साथ बोल, कहाँ जाना है चिली फ्लेक। उसके मुंह से ये बात सुनकर ख्वाहिश उसकी तरफ देखती ही रह गई, लेकिन वो जल्दी से मत करते हुए बोली, आपने आपने कहा था ना कि आज आप मुझे अंकित से मिलवाने के लिए हॉस्पिटल लेकर चलेंगे। आपने शाम को रेडी होकर रहने के लिए कहा था, तो मैं रेडी हूँ, प्लीज।